अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे हमारी खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत। घर रहिए, महफूज रहिए। ट्रांसमिशन में मैं हूँ समीना राना और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज गुल साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार और सीनियर एनालिस्ट। सर कैसे हैं आप? इम्तियाज साहब, सबसे पहले हम अपनी आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे से कर लेते हैं। तैयारा हादसा, उसकी अपडेट्स अपने नाज़रीन को देंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स दिए रखी इस सारे हादसे के हवाले से। तो इसमें जो लोग शहीद हो गए हैं, शोहदा की तादाद जो है 97 है, और लेकिन 2 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए हैं जिनकी हालत अब खतरे से बाहर है। और इसके अलावा शनाख्त का अमल जो है वो भी जारी है और 21 जो मैयतें हैं, लाशें हैं, उनकी डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है और शनाख्त के बाद जो जस्द खाकी है वो लवाहिकीन के हवाले करना शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इम्तियाज साहब, हमने देखा कि 5 लाख जो एक SOP है PIA का किसी भी प्लेन क्रैश में, वो है कंपनसेशन। लेकिन इस वाले हादसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी चूंकि खुसूसी हिदायत दी गई, तो 10 लाख रुपए फीकस हर खानदान या हर मुतासरीन जो हैं फैमिलीज, उनको दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंक्वायरी कमेटी भी बन गई है, तहकीकात भी होंगी। और वज़ीर हवाबाज़ ने जिस तरह से कहा कि अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ आएंगे, लेकिन इस मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। अगर इंक्वायरी कमेटी ने हमें जिम्मेदार ठहराया तो हम खुद को एहतिसाब के लिए पेश कर देंगे। तो इम्तियाज साहब, मेरा ख्याल है ये काफी एक हौसला अफ्ता बात है। इस पर जी देखिए, उसने हुकूमत ने अपनी सेंसिटिविटी का मुजाहरा किया है और उसमें 10 लाख की तो इंसानी जान के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि जो अपनी कुछ जिम्मेदारी समझते हुए हुकूमत ने जो फंड्स मिलते हैं, जो ज़र तलाफी मिलता है, उसमें मजीद 100% तकरीबन इजाफा कर दिया है। और बिलाशुबा ये एक ऐसा हसास मामला है, इसमें न तो सियासत करनी चाहिए और न ही कयासाराई करनी चाहिए। हमने देखा कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कयासाराई चल रही थी, जिसका बहुत अफसोस भी होता है, इसलिए कि उसमें इतनी सारी इंसानी जानें ज़ाया हो गई। 10 बरसों में हमारा ये चौथा बड़ा हादसा हुआ है। PIA का एक और हादसा था 2016 में भी। अब अल्लाह सब जितने भी शोहदा हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके खानदानों को हौसला दे, सब्र दे। और इस वक्त हम बात करना चाह रहे हैं विभाग की वजीर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से। हमारे साथ लाइन पे हैं इस वक्त। जी फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब को अभी शायद आवाज नहीं आ रही, रिकनेक्ट अभी डिस्कनेक्ट हो गया, रिकनेक्ट करेंगे। और आज चांद देखने के लिए रोते हिलाल कमेटी का इजलास भी होने वाला है, ये भी एक मामला है। लेकिन इस पर जाने से पहले इम्तियाज साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से पेशगोइयाँ, कयासराइयाँ, खासतौर पर सियासत और इस तरह के गैर मुसद्दिका बयानात या इत्तलात, सोशल मीडिया और मीडिया का एक और सेक्शन मैं कहूँगी जहाँ पर इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह के सानेहात को लेकर, तो इनसे गुरेज करना चाहिए। जब हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है, पूरी यकीन दहानी करवा रही है कि जो तमाम तहकीकात हैं, जो हकाइक हैं, वो कौम के सामने लाए जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे गम के लम्हात में मजीद इस तरह की बातें करके उन खानदानों का एहसास कीजिए जो कि पहले से ही तकलीफ या दुख या कर्ब से गुजर रहे हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा करती हैं। तो हमें सबका एहसास करना है। बहैसियत कौम जब आपका किरदार सामने आता है तो वो इसी तरह के मौक़ों पर सामने आता है। मेरा ख्याल है बिलाशुबा उसमें अफसोस की बात यह है पाकिस्तान में अमूमी तौर पे कि अब सबको पता है कि यहाँ गुज़िश्ता 70-71 बरसों से गवर्नेंस पे, मैनेजमेंट में किसी भी शोबे में कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम्स सही काम नहीं करते हैं। और उसी के नतीजे में जब भी कोई खुसूसी मौका आता है, कोई आफत आती है, कोई क्राइसिस हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी कोताहियाँ भी देखने में सामने आती हैं, कमी रह जाती है और लोग उस पर ख़ास तौर पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उसको हुकूमत को या इदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू करते हैं। और ये समझते हैं कि जब अगर क्राइसिस आ गया तो आनन फानन वो इदारे जिनको इन्होंने गुज़िश्ता बरसों से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बरसों से उनकी तरक्की नहीं हुई, उनसे ये तवक्को की जाती है, उन लोगों से जो इन इदारों में काम कर रहे हैं, कि वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास फायर फाइटर्स के तौर पे सामने आएंगे, बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकेगा। ये तो सारा एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है, यानी बतदरीज तब्दीली आती है मैनेजमेंट कैपेसिटी में, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट और हैंडलिंग में जितने भी क्राइसिस या वबा जो जिस तरह वबा की सूरत में कोरोना की सूरत में हमारी एक पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी कंसर्टेड एक अप्रोच इख्तियार की है हुकूमत ने और तमाम इदारों ने मिलकर चाहे सिविलियन हैं चाहे फौजी हैं बड़ा एक अच्छा मैकेनिज्म जैसे NCOC बनाया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर उसमें आपने देखा कि बड़े एक सिस्टमेटिक अंदाज में साइंटिफिक अंदाज में तमाम मामलात को हैंडल करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान के लिए बहैसियत मजमूई कत नज़र ये बहुत एक खुशाइन बात है। अब हमें फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी है उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी मैं हम चार के मुबारक हो आपको आपकी वजारत ने हमारी लाज रख ली सियासी बुनियाद पर चांद की पैदाइश का तयन बड़ी खुशाइन बात है। तो हर साल ये बताइए कि हर साल इस बात को यकीनी बनाने के लिए अब हम क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं? देखिए इनका साहब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो मजहबी त्यौहार हैं या जो मज़ाहिब हैं उनके ऊपर रियासत इन्फोर्समेंट नहीं करती है। हमारे यहाँ तमाम लोगों को मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं सो त्यौहार मनाना भी इसी आज़ादी का हिस्सा है। तो पहली बात तो ये है कि ये मैंडेटरी अनाउंसमेंट्स की उसमें नहीं आता। सेकंड जो इसका इशू है कि गवर्नमेंट जो है उसकी हमारा जब 1974 में जब ये रोयत हिलाल कमेटी बनी उस वक्त से लेके अब तक हम कभी भी एक ईद पूरे मुल्क में नहीं मना सके। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान में 1974 के बाद जो सियासी वाकयात हुए जो हमारे एक आई वुड से कि एक जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हुए जिनके ऊपर आपने बहुत लिखा है और आपसे ज्यादा इसके ऊपर कौन जानता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को फिर इसका चूंकि होता यह है कि जब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो तो कौमें इकट्ठी होती हैं लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप तकसीम हो जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी भी जो एक हमारा जो ज्योग्राफिकल कर्ज रही उसकी वजह से हम अंदरूनी तौर के ऊपर मुख्तलिफ तौर के ऊपर बटे रहे और इसमें ये जो चांद का जो तनाज़ा है ये भी एक उसी जो हमारा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका हिस्सा बन गए और हमने देखा कि कभी कराची से एक अनाउंसमेंट होती है पेशावर से दूसरी अनाउंसमेंट होती है। तो पिछले साल हमने ये इनिशिएटिव अपनी मिनिस्ट्री में लिया क्योंकि जो भी आदमी थोड़ी बहुत भी साइंस को टेक्नोलॉजी को समझता है उसको पता है कि चांद का जो मज़ार है उसके ऊपर साइंस अब इतनी आगे जा चुकी हुई है कि उसकी प्रेडिक्शन करना कोई बड़ी कोई बात ही नहीं है। लिहाजा हमने जो अपनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें हमने स्पेस एजेंसी के लोगों को डाला जिसमें हमने मैथमेटिशियंस को डाला मैथमेटिक्स के जो माहिरीन हैं उनको डाला इसके साथ हमने मैट ऑफिस के लोग जो हैं उनको डाला और बाद में हमने उलमाए कराम को भी उसमें शामिल किया और हमने एक कम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड तय किए कि जिसके मुताबिक हमने अगले 5 साल का इस्लामिक कैलेंडर जो है वो जारी किया और अब तक जो इस्लामिक कैलेंडर में हमने जो तमाम तारीखें दी हैं वो बिल्कुल सही साबित हुई और इसी तरह से हमने कल और ईद का जो 24 तारीख है वो हमने ईद का भी उसी के मुताबिक जो है वो ऐलान किया। अच्छा बड़ी खुशाइन बात है पूरे पाकिस्तान के लिए कि मुल्क भर में एक ही दिन ईद मनाई जाएगी। उसमें आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया एक इनिशिएटिव लिया और अभी जो आपने बात की इस पे बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं कि जो हमारा दाखिली तनाज़ात हैं वही इंतशार का अदम इत्तेफाक का सबब बनते हैं और उसी का फ़ायदा फिर बैरूनी अनासर उठाते हैं। आपने किसी और इंटरव्यू में ये बात की है, इसकी ज़रा वजाहत कीजिए कि जो किस तरह दाखिली अदम इत्तेफाक तनाज़ात इंतशार का सबब बनते हैं और किस तरह उनसे वो एक्सप्लॉइट होते हैं बैरूनी अनासर की तरफ से। एक तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कल 24 मई जो है बहुत कम इस्लामी दुनिया में होता है कि जब पूरी इस्लामी दुनिया इकट्ठा एक त्यौहार मना रही हो। लिहाजा कल जो है वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह ईद होगी, कल सऊदी अरेबिया और ईरान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तमाम इस्लामी ममालिक कल 24 तारीख को ईद मना रहे हैं
جو کہ ایک اس کی وجہ بیسکلی تو یہ ہوئی کہ جو سعودی عربیہ نے اس بار اپنا رویت جو ہے اس کو ڈانا ویبرت کر کے اپنے جو کیلنڈر ہے اس کے اوپر وہ عید انہوں نے ڈکلیئر کی بیکاز آف یہ جو کووڈ چل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو اپنے کیلنڈر کے مطابق عید جو ہے وہ ڈکلیئر کی. اور فرق یہ تھا، عمومی طور کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عید ایک دن بعد ہوتی ہے سعودی عربیہ کے، لیکن سعودی عربیہ کا جو کیلنڈر ہے اس میں انہوں نے اپنا جو سن سیٹ اور مون سیٹ کا ٹائم ہے وہ صرف 1 منٹ کر دیا، جبکہ ہمارا میں وہ 38 منٹ ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہی دن جو عید ہے وہ اس بار جو ہے وہ ہو رہی ہے. دوسرا جس سوال کی طرف آپ نے جواب دیا ہے، دیکھیے آپ کے بنیادی طور کے اوپر یہ جب ہمارا افغانستان کا کانفلکٹ شروع ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر پاکستان کے اندر ہماری ایک انفارچونیٹلی ایک سیکٹ بیسڈ جو پالیٹکس تھی اس نے بھی جنم لیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت جو ہماری فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ایسے دھارے میں بہہ گئی جس کا پاکستان کی نیشن سٹیٹ کو بہت نقصان پہنچا. ابھی آپ نے کراچی میں اگر جس طرح سے آپ نے بہت اسٹڈی کی ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو سیکریٹیرین فساد ہوئے، نہ صرف یہ کہ وہ سیکریٹیرین فساد جو تھے وہ سپانسرڈ تھے، ان کو را کا پیسہ مل رہا تھا، کئی جگہوں کے اوپر سیکریٹیرین پارٹیز کو NDS کا پیسہ مل رہا تھا. تو تمام ہماری جو تحقیقات ہوئی کراچی کے سیکریٹیرین فسادات کو لے کر کے یا پھر ہمارے میں یا جہاں پہ کئی دھماکے ہوئے جلوسوں میں، تو اس کی جو انویسٹیگیشن تھی ہمارے نتیجے پر پہنچے ہفتے تھے NDS کے ساتھ، ادھر جو تھے وہ را کے ساتھ، اور ایک مل کے کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا، اور یہ ہمارا انٹرنل کانفلکٹ تھا جس کو ایکسپلائٹ کیا ہمارے دشمنوں نے پاکستان کو کمزور کر. بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ گزشتہ 7-8 برسوں میں جس انداز میں ہماری سیکیورٹی فورسز جتنی ایجنسیز ہیں انہوں نے جس انداز میں کام کیا، انہوں نے کوشش یہی کی کہ جو سیکٹیرین یہاں پہ ایک مفادات کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں یا اس کی آڑ لے کے کام کرنے والے ممالک ہیں، عناصر ہیں، کہ ان کی بہکنی کی جائے. تو گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک ایسا معلوم ہوتا ہے. باقاعدہ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو اعداد و شمار ہیں ہم نے مختلف ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی بار بار سامنے آتا ہے کہ جو ہمارے ایجنسیز کے کام کی وجہ سے کم از کم لوکل سطح پہ ان اختلافات پہ کافی حد تک قابو پایا گیا ہے، اور بڑی اچھی خوشکن بات ہے پاکستان کے لیے. یہ بتائیے کہ آپ کا زیادہ اور وقت نہیں لیتے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح رویت ہلال کے حوالے سے اگرچہ ان کا آج شام کو اجلاس بھی ہو رہا ہے، لیکن اس تمام معاملے کو سائنسی بنیاد پہ اس کا تعین کرنے کے لیے چاند کی پیدائش کا اس کو کوئی آئینی کور دیا جا سکتا ہے؟ کیا پارلیمان کے ذریعے ایسی موو چلائی جا سکتی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 5 سال کے لیے ہم نے ایک کیلنڈر طے کر لیا ہے؟ دیکھیے یہ جو پہلی بات تو آپ کی بالکل بات درست ہے، اسپیشلی جب سے ہم نے یہ اپنے آپریشن کیے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ ایک جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے، پاکستان کی اسپیشلی فوج نے جس طریقے سے ٹیکل کیا اور جس کو کہتے ہیں نا کیچ دا بل بائی ہارنز، تو انہوں نے اس کا اتنی بڑی مصیبت کا جس دلیری سے جس اسٹریٹجکلی مقابلہ کیا اس کے بڑی وہ قابل قدر بات ہے، اور یہی پاکستان کو واپس لائے گی. جو ہمارا ایک بہت ہم نے ایک روٹ سے معاملہ شروع کیا تھا اس کو ہم انشاءاللہ واپس لانا چاہتے ہیں. دیکھیے جہاں تک کہ کیلنڈر کی بات ہے یا کسی بھی چیز کی بات ہے، یہ جس طرح میں نے آپ سے کہا مینڈیٹری کوئی نہیں ہے. ریلیجیس افیئرز منسٹری جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتی ہے، ہم نے اپنی جو ہے ریکمنڈیشن دی ہے. ناؤ اٹس فار دا اسٹیٹ اینڈ فار دی پیپل آف پاکستان کہ انہوں نے اپنا کیا سائڈ لینی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سائنس کو، ٹیکنالوجی کو پاکستان کی بنیاد نہیں بنایا تو آپ آگے نہیں جا سکتے. کوئی ملک علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، عقل کے بغیر، سائنس کے بغیر، میتھمیٹکس کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتا. لہٰذا وہ چاند دیکھنے کا معاملہ ہو یا ہماری باقی شعبے ہوں، آپ کو اپنی جو تمام فیصلے ہیں ان کی بنیاد تو سائنس پر ہی رکھنی ہوگی اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ الٹیمیٹلی
اور اس میں کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. اگر ہم چونکہ ایک بڑے بحران سے گزرے ہیں، ایک بہت سیکورٹی بحران سے گزرے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک تقسیم ہے، لیکن اس سے کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل علم سے وابستہ ہے اور سائنس سے وابستہ ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، اپنے وقت دیا پی ٹی وی نیوز کے لیے. سبینہ، بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ بالآخر یہ پارلیمان کا کام ہے، پاکستان کے عوام کا، اور ہم امید یہ کریں گے کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر جتنے بھی عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں تمام جماعتوں کے، وہ اس مسئلے کو پاکستان کے امیج کے لیے بیرونی ممالک میں بہتر بنانے کے لیے ضرور اس امکان کو، اس اپرچونٹی کو استعمال کریں گے کہ ایک معاملہ طے ہو جائے جس طرح سعودی عرب میں ہو جاتا ہے، دوسرے اسلامی ملکوں میں، کہ یہ نہ ہو کہ 3 دن ملک کے مختلف حصوں میں عید منائی جا رہی ہے. تو ابھی ایک بڑی اچھی بات انہوں نے یہ بھی کی کہ یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ان کو تنازعات کا شکار نہیں کرنا چاہیے. یہی وہ موقع ہوتے ہیں جب آپ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. خاص طور پر میرا خیال ہے کہ اس سال جب ہم مختلف طرح کی ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں تو ہمیں خاص طور پر عید کے موقع پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. امتیاز صاحب مہمان ہیں آپ کے ساتھ. جی